उसे उत्पत्ति का तो उसे कहिएगा ऑप्शन बाय को भेजिए ना, उसे उत्पत्ति का तो क्या है इसका चीनी नॉर्मल डालनी है। चलो भी जवानो, क्या पढ़ रहे थे कल? क्वेश्चन दिया था, दो दिए थे, कौन से? हाँ जी, वो तो छोटे छोटे सवाल थे, वो कोई सवाल थे यार? अच्छा, उसने किस मेथड से कहा था, तो आपने रिपीटेड से क्यों किया? अच्छा अच्छा, कोई इतना मसला नहीं है फर्क होना। मैं तो 50-50 लाख का फर्क हो तो इग्नोर कर देता हूँ, और आई क्या भी इग्नोर करता है। हाँ, प्रोसीजर देखा जाएगा। आपने राउंडिंग ऑफ में 2 नंबर ही लगाई होगी तो नहीं ना लगानी। आप कभी आप मसलन कभी 0.5 से ऊपर जाए तो आप राउंड कर दें, कभी 0.5 से ऊपर जाए तो राउंड ना करें, ये 2 नंबर ही है। तो कोई नहीं, इतना कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं इतना। हमने आज करना है क्वेश्चन नंबर 17 पर आए, प्रैक्टिस पूरा सवाल करना है। 17 क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन 17। अभी ये जो नोट्स में तरतीब है ना, ये है अटेम्प्ट वाइज, 2003 का सवाल, फिर 4 का सवाल, फिर 5 का। तो आपको ये लगेगा सर जंप कर रहे हैं, कभी कहीं कौन सा सवाल करा रहे हैं, कभी कोई कौन सा। मैं करवा रहा हूँ कॉन्सेप्ट की अप्रोच से, आसान से मुश्किल, या जो टॉपिक मैं पहले करवाना चाह रहा हूँ। अभी मैं जितने भी सवाल करवा रहा हूँ इनमें रेट निकालना है, डिपार्टमेंटल रेट, समझ आ रही है? तो आप ये ना समझिएगा कि सर जंप कर रहे हैं, कभी कोई सवाल और कभी कोई, वो कोई मसला नहीं। वो मैं बाद में चैप्टर जब खत्म होगा तो फिर मैं सीक्वेंस से बताऊंगा कि आपने भी ऐसे ही करना है। और रिवीजन के वक्त आपको इंपॉर्टेंट सवालों की एक लिस्ट दे दूंगा, जो कम से कम सवाल होते हैं जो करने होते हैं। अभी 17वां सवाल करना है, टाइम कम है, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। जरा आज हमने 2 सवाल करने हैं ताकि कल हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर सकें। कल तकरीबन इसका लास्ट डे होगा इसका। वैसे तो ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इसी का अगला पोर्शन एबीसी है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जो मैंने बताया था ना, 3 तरह के रेट सिस्टम होते हैं, सिंगल रेट सिस्टम, डिपार्टमेंटल, और तीसरा होता है एक्टिविटी बेस्ड। तो वो एक्चुअली इसी चैप्टर की एक्सटेंशन है, एक्टिविटी बेस्ड। तो कहने को तो ये चैप्टर खत्म हो रहा है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग जब तक वो हम नहीं ना करते एबीसी, तब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। और इन दोनों में से किसी एक में से सवाल आएगा। ऐसा बहुत रेयर हो सकता है कि वो इस चैप्टर में से भी दे दे, डिपार्टमेंटल वाले में से, सिंगल वाले में से, और एबीसी में से भी दे दे। तो सवाल नंबर 17 पर आए। क्वेश्चन में वो कहता है कैलकुलेट एप्रोप्रिएट एप्रोप्रिएट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स फॉर मशीनिंग, असेंबली एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट। मशीनिंग, असेंबली, और तीसरा कौन सा है? मैंने आपसे कहा था जो रेट होता है वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का होता है। किनका होता है? तो ये तीनों असल में कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? प्रोडक्शन। तो इन तीनों के आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स निकालने हैं। तो डेटा ऊपर क्या दिया है? अल्फा लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स डिपार्टमेंटल बजट्स एंड प्रोडक्ट कॉस्ट एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये सारा एस्टिमेटेड डाटा दिया हुआ है नेक्स्ट ईयर का। तो कॉस्ट और रिलेटेड डाटा किस साल का दिया हुआ है? दिसंबर 2014 का। तो मशीनिंग, असेंबली, फिनिशिंग एंड मेंटेनेंस। अब ये जो लिखा होता है ना रुपीज इन थाउजेंड, इसका मतलब है इस पूरे टेबल में जो सिर्फ रुपीज वाली फिगर है वो राउंडेड है। कौन सी फिगर राउंडेड है? नॉन रुपीज वाली फिगर राउंडेड, वो पूरी पूरी लिखी हुई है। ये मतलब होता है इसका। तो जो जैसे दिया होगा मैं वैसे ही लिखता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले उसने आपको कौन सी कॉस्ट दी हुई है? डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट, और ये हर डिपार्टमेंट की सेपरेटली डिवाइड करके दी हुई है। मैंने आपसे कहा था एफओएच में डायरेक्ट कॉस्ट नहीं आती, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एफओएच का पार्ट। एफओएच में तो क्या आती हैं?
तो ये डायरेक्ट वेजेस बेस के तौर पे तो इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन ये शीट में रिकॉर्ड इनडायरेक्ट वेजेस हर डिपार्टमेंट की अलग अलग दी हुई है, तो ये हम उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। डायरेक्ट मटेरियल जी, ये भी शीट में नहीं आना, ये भी एज अ बेस यूज होगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमें जो एफओएच में चाहिए होती हैं, वो कौन सी कॉस्ट चाहिए होती है असल में इसमें से? डायरेक्ट वाली शीट में नहीं लिखनी, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दी हुई है अलग अलग, ठीक है। पावर एक्सपेंस दिया हुआ है, तो ये अदर डेटा में बेसिस दी हुई हैं। ये देख के मुझे बताओ कौन सी बेस यूज होगी पावर एक्सपेंस के लिए। वैसे तो पावर एक्सपेंस की जो प्रेफर्ड बेस होती है, पीछे पेजेस पे जाके देखो, तो पहली होती है किलो वॉट आवर, जो कि ये नीचे दी हुई बेसिस में नहीं है। किलो वॉट आवर्स के बाद होती है हॉर्स पावर आवर्स। हॉर्स पावर आवर्स मशीन के ऊपर जो मोटर लगी होती है ना, वो मोटर की कैपेसिटी है। हॉर्स पावर आवर्स एचपी बोलते हैं उसको। अगर वो भी ना हो तो तीसरी बेस होती है मशीन आवर्स। तीसरी बेस कौन सी होती है इस सवाल में? जो बेस इस्तेमाल होगी पावर एक्सपेंस के लिए वो कौन सी होगी? लाइट एंड हीट। इसकी बेस होती है लाइटिंग पॉइंट्स। हीट एंड लाइट हो या लाइट एंड हीट हो, लेकिन अगर लाइट एंड हीट है, लाइटिंग पॉइंट्स नहीं है, तो इसकी बेस होती है फ्लोर एरिया। ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ? वो पेज ओपन कर ले जरा आप नोट्स में, वो पीछे जो पेज था जरा चेक करते जाए ना, ये ना हो कि हम गलत पढ़ लें कोई बेस। तो लाइट एंड हीट की बेस फ्लोर एरिया है। डेप्रीसिएशन जी नहीं, यहाँ पे डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन नहीं है, क्योंकि ये नीचे वैल्यू ऑफ मशीन नहीं दी हुई, तमाम फिक्स एसेट्स की वैल्यू दी हुई है, नेट बुक वैल्यू। तो ये डेप्रीसिएशन का मतलब डेप्रीसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स है। क्या है? खाली मशीन नहीं कहना, क्योंकि नीचे वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स दी हुई है, तमाम फिक्स एसेट्स की वैल्यू दी है, तो फिर ये डेप्रीसिएशन भी तमाम फिक्स एसेट्स की होगी। बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। रेंट एंड रेट्स के लिए बेस क्या होती है? वेयर हाउसिंग कॉस्ट। देखो जरा वहां पे, वेयर हाउसिंग कॉस्ट स्टोर रूम के खर्चों को कहते हैं। हाँ जी, नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन के स्टोर रूम से हर डिपार्टमेंट ने कितनी रिक्वेस्ट भेजी है मटेरियल की, नंबर ऑफ रिक्विजिशन कहीं नहीं दी हुई नीचे। तो अगर नंबर ऑफ रिक्विजिशन ना हो तो फिर इसकी बेस क्या होती है स्टोर रूम एक्सपेंसेस की? अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नीचे नहीं दी हुई, ये ऊपर दी हुई है, ये वाली, ये देखो ये दी हुई थी बेस। मैंने कहा था कि ये बेस के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। चले जी आगे। अच्छा, अब इस सवाल में ना एक और भी प्रॉब्लम है। हमने जब रेट निकालना होता है ना, तो पहले शीट बनानी होती है। क्या बनानी होती है? शीट बनानी होती है। और शीट बनाने के बाद हमारा हर डिपार्टमेंट का रेट अलग होता है। बजटेड एफओएच ऑफ, पहला डिपार्टमेंट का नाम है मशीनिंग, तो बजटेड एफओएच ऑफ मशीनिंग डिवाइडेड बाय जो बेस है, वो बेस नहीं बताई हुई रेट की, जो एब्जॉर्प्शन रेट है उसकी बेस। तो ये रूल याद रखना है बाप ने। वो रूल क्या है? मैंने कहा था जब मैंने डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम शुरू किया था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दो तरह के होते हैं, जहां काम लेबर के जरिए होता है या ज्यादा काम मशीन के जरिए होता है। जो लेबर के जरिए काम वाले डिपार्टमेंट है, वहां लेबर आवर ज्यादा होंगे। जिन डिपार्टमेंट में ज्यादा काम मशीनों से होता है, वहां क्या ज्यादा होंगे? और सूटेबल बेस मशीन आवर होगी वहां पे। अब हमें कैसे पता चलेगा? इस सवाल में ना ये बताया नहीं है, आप पे छोड़ा है कि बच्चा खुद पहचाने, इससे कंपेयर करके इन दोनों को, कि मशीनिंग डिपार्टमेंट जो है, कंपैरिजन करके बताना है, कंपैरिजन करके लेबर आवर का और मशीन आवर का, और बताना है कि इनमें से मशीनिंग डिपार्टमेंट मशीन इंटेंसिव है या लेबर इंटेंसिव है। उसके मुताबिक फिर बेस सेलेक्ट करनी है। तो देखो जी, मशीनिंग डिपार्टमेंट में लेबर आवर कितने हैं? 12,000 घंटे। मशीन आवर कितने हैं? ज्यादा कौन से घंटे हैं?
इसका मतलब है मशीनिंग डिपार्टमेंट में ज्यादा काम जो होता है वो थ्रू मशीन्स होता है, मशीन इंटेंसिव है। यहाँ पे जो मैं बेस लूंगा ना नीचे एब्जॉर्प्शन रेट की, बताया नहीं सवाल में उसने, आप पे छोड़ा है। तो आपने आइंदा अब ये रूल याद रखना है, अगर एब्जॉर्प्शन रेट की बेस ना दी हो तो लेबर आवर और मशीन आवर को कंपेयर करें। लेबर आवर और मशीन आवर को क्या करें, अगर उसने बेस ना बताई हो तो क्या करें, टोटल लेबर आवर और टोटल मशीन आवर डिपार्टमेंट के कंपेयर करें। कंपेयर करने से होगा क्या, हमें पता चलेगा कि ये डिपार्टमेंट लेबर इंटेंसिव है या मशीन इंटेंसिव। तो मशीनिंग कौन सा था, मशीन इंटेंसिव। अगले में बताओ, असेंबली में 8,000 घंटे लेबर के जरिए काम हो रहा है, मशीन के जरिए 2,000 घंटे काम हो रहा है। क्योंकि ज्यादा काम लेबर के जरिए हो रहा है तो ये लेबर इंटेंसिव है। यहाँ डायरेक्ट लेबर आवर सूटेबल है। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे ये रट्टा लगा लेते हैं कि लेबर आवर और मशीन आवर को कंपेयर करो, दोनों में से जो विच एवर इज वो ले लो। हालांकि कॉमन सेंस है कि जहाँ लेबर आवर ज्यादा है वो लेबर इंटेंसिव है, जहाँ मशीन आवर ज्यादा है डिपार्टमेंट में वो मशीन इंटेंसिव है। हमारा डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम शुरू ही यहीं से हुआ था कि सारे डिपार्टमेंट लेबर इंटेंसिव नहीं होते, सारे डिपार्टमेंट मशीन इंटेंसिव। तो हर डिपार्टमेंट में अपनी अपनी बेस होती है। अगला 200 पॉइंट, लेबर इंटेंसिव। आखिरी वाली ये लाइन मैं छोड़ रहा हूँ जानबूझ के, इसमें भी ये सर्विस डिपार्टमेंट जो है ना, मेंटेनेंस, ये सर्विस होता है। क्योंकि ये तीनों प्रोडक्शन बताए हुए हैं रिक्वायरमेंट में, तो इसको कैसे जीरो करना है वो लाइन में बाद में पढ़ूंगा। आज वो बिस्मिल्लाह करो, शुरू करो मेरे साथ। मैंने नहीं करना, आपने लिखना है और बताना है मैंने। चलो स्टार्ट करो, हेडिंग दो, बैठना नहीं आपने, क्वेश्चन का डाटा सामने रखना है ये। चले शुरू हो जाए, हेडिंग दे डिपार्टमेंटल, बैठना नहीं किसी ने, कॉपी पकड़ो और शुरू हो जाओ नए पेज से। हेडिंग दो डिपार्टमेंटल एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट्स। जी लिख लें, ऊपर क्वेश्चन नंबर 17 है, ताकि बाद में आपको पता हो कि मैंने कौन सा क्वेश्चन किया क्लास में। क्या हेडिंग देनी है, डिपार्टमेंटल एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट्स। उसके बाद नीचे आपने सब हेडिंग देनी है स्टेप नंबर 1। हाँ जी, अभी मैं सारे वही सवाल कर रहा हूँ जिनमें ये डिपार्टमेंटल रेट्स निकालने होते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है शीट बनाना। लिखें स्टेप 1, बजटेड एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट। अभी हमने कैलकुलेटर नहीं पकड़ना, पहले डाटा कॉपी करना है शीट में। बजटेड एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट। तो मैंने आपसे कहा था शीट में टोटल तकरीबन तकरीबन कितने कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है, लिखे हेडिंग एफओएच एक्सपेंसेस, लाइनें बाद में लगाते हैं। पहला कॉलम होता है एफओएच के एक्सपेंसेस, दूसरे कॉलम में हम लिखते हैं बेस, तीसरे कॉलम में हम लिखते हैं टोटल रुपीस, रुपीस 1000 में राउंडेड है। 3 कॉलम हो गए। चौथे कॉलम में हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स लिखते हैं, जो भी उनके नाम होते हैं। चौथा मेन कॉलम ये होता है और अंदर सब कॉलम। हाँ जी, मशीनिंग। दूसरा होता है असेंबली। तीसरा कौन सा है, फिनिशिंग। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स मुकम्मल हो गए। सर्विस में कौन सा है हमारे पास डिपार्टमेंट, जी सर्विस डिपार्टमेंट्स में मेंटेनेंस है। लिखें, शाबाश। लें, अब आप ये टेबल शेबल बनाए, लाइनें लगाए। तो पूरे सफ़े पे लाइनें नहीं लगानी, क्योंकि बाद में ज़रूरत के मुताबिक एक्सपेंड कर लेंगे। अभी आप तकरीबन पेज के क्वार्टर या सेंटर तक बस लाइनें लगाएं। जी अब हम सारे एक्सपेंसेस कॉपी करेंगे विदाउट कैलकुलेटर। पहले जो काम कॉपी करने का है वो करना है हमने।
हाँ जी, चलें जी, सबसे पहले लिखे। हाँ जी, क्या लिखेंगे? तरतीब ऊपर से ही पकड़नी है तरतीब जी। सबसे पहला एक्सपेंस कौन सा है? डायरेक्ट वेजेस शीट में नहीं आता। हाँ जी, लिखें जी, इनडायरेक्ट वेजेस। रुपीज इन थाउजेंड कॉमन है, यहाँ ऊपर भी लिख लेता हूँ, रुपीज इन थाउजेंड। 3 सिफर कॉमन है तो हम कॉमन ही रहने देंगे जी। रुपीज इन थाउजेंड ऊपर एक ही दफा। चलो लिखो जी, लिखो, मैं बताई जा रहा हूँ। इनडायरेक्ट वेजेस जो पहले से अलग अलग गिवन है उसको कॉपी कर ले बस। इनडायरेक्ट वेजेस एक्सपेंस, तो पहला जो मशीनिंग डिपार्टमेंट है लिखें जी, 46, 27, और उसके बाद 46, 27 के बाद 36 और 137। 36 और 127 ले जी। 37 है और वन, अच्छा ये गलत है यहाँ। अच्छा 137 जी जनाब, आगे चले नेक्स्ट। अगला इनडायरेक्ट वेजेस के बाद इनडायरेक्ट मटेरियल है जी। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में टोटल 213। हाँ जी, 68, 18, 36 मेरा ख्याल है, और 91, ऐसे ही है। इनडायरेक्ट मटेरियल के बाद अगला एक्सपेंस हमारे पास जो है वो है पावर एक्सपेंस। पावर एक्सपेंस जिसकी बेस नहीं दी हुई, तो टोटल बेस, और इसकी जो बेस होगी वो टोटल मशीन आवर्स होंगे, और इसका टोटल एक्सपेंस जो दिया हुआ था पावर का वो 465 है। अभी कैलकुलेटर नहीं पकड़ना, पहले कॉपी कर ले सारे। पावर एक्सपेंस के बाद अगला जो है वो है लाइट एंड हीट। लाइट एंड हीट, इसकी बेस हमने लेनी है फ्लोर एरिया। शाबाश, फ्लोर एरिया कॉपी करते जाए और कैलकुलेटर बाद में देखते हैं। लाइट एंड हीट की टोटल अमाउंट है 46। इसके बाद हमने लिखा था डेप्रीसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो नेट बुक वैल्यू बेस लेंगे, और 108 की शायद अमाउंट थी टोटल जी। 114 रेंट एंड रेट्स, रेट्स टैक्स को कहते हैं जी। रेंट एंड रेट्स फ्लोर एरिया। रेंट एंड रेट्स के बाद जो अगला एक्सपेंस है हमारा, वेयर हाउस स्टोर रूम के खर्चों को कहते हैं वेयर हाउसिंग कॉस्ट। हाँ जी, वेयर हाउसिंग कॉस्ट के लिए हमारी जो टोटल अमाउंट है वो 98 है। इसके लिए जो बेस होती है, इसके लिए जो बेस होती है वो वैसे तो नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन होती है, लेकिन इस सवाल में वो नहीं था, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। लो जी, लाइन लगा ले ताकि बाद में कैलकुलेटर से हम टोटल कर सकें। इसके बाद हमने एक लाइन छोड़ के हेडिंग देनी होती है रीएलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। ये इसी शीट के अंदर होती है, रीएलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, यानी सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो करना है। तो वो फिर आगे करते हैं, मुझे पहले पता नहीं फिगर्स क्या हैं, और वो मैंने एक फिक्रा भी छोड़ा हुआ है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का। तो आए जी, कैलकुलेटर पकड़े और डिस्ट्रीब्यूट करें। पावर एक्सपेंस को किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है? मशीन आवर। तो आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 465 जी, पकड़े कैलकुलेटर। पावर एक्सपेंस 465 टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर। 465 डिवाइडेड बाय 45,000। 465 डिवाइडेड बाय 45,000 और मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है? 40,000। अब कैलकुलेटर पे सिर्फ इसको चेंज करना है, ये जो 40 की जगह चेंज करना है, ये ब्रैकेट के अंदर वाला लिखा रहेगा 465 टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर।
45,000 मल्टीप्लाइड बाय 40,000 जी क्या आता है बेटा, बताते जाना आपने। 413 लिखें। अब आपने सारा कैलकुलेटर नहीं डिलीट नहीं करना, सिर्फ ये 40 को डिलीट करना है। 40,000 की जगह यहाँ पे क्या करना है, चेंज करना है 2,000 और इज इक्वल टू प्रेस कर देना है। इससे हमारा टाइम बचता है। तो 2000 जब ये लिखेंगे क्या आता है 21 हो गया ना, बट ठीक है आगे चले। नेक्स्ट अगली दफा 2000 की जगह आ जाएगा 3000 जी। जी बेटा 31। अच्छा ये टोटल अगर हम करें तो वो बनना चाहिए 465। अगर ये 465 नहीं बन रहा ना तो हमें थोड़ा राउंड अप ऊपर नीचे एक आधी रकम करनी पड़ेगी। बन रहा है ना 465, ये आखिरी रकम से ही पता चल जाता है। 3 और 1 4 और 1 6, 5 नहीं बन रहा, 3 और 1 4 और 1 5, हाँ ठीक है 5 ठीक है। चले जी अगला लाइट एंड हीट। तो लाइट एंड हीट का खर्चा है 46 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, टोटल फ्लोर एरिया 2000, फ्लोर एरिया 2000 है, मल्टीप्लाइड बाय पहले डिपार्टमेंट का 1000 फ्लोर एरिया। 46 डिवाइडेड बाय 23। अगली दफा कैलकुलेटर पे आपने ये 1000 की जगह लिखना है 409। उससे अगली दफा आपने 400 की जगह लिखना है 307। तो फिर अगली दफा भी 7 ही आना है डैश था जी। आगे चले। और कोई फ्लोर एरिया की बेस पे एक्सपेंस हो तो रेंट एंड रेट से 114 करो भाई। इसी के अंदर 114, 46 की जगह 114 कर लें। हाँ जी, जो रेंट एंड रेट्स की बेस पर है 114। 114 टोटल रेंट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू 1000, ये मेरा ख्याल है 57 ये आ जाएगा। एरिया की बेस पे जो है, पहले मैं वो क्यों कर रहा हूँ, वो टाइप था 57। आगे 2000 ओ 1000 के बाद आ जाएगा 400, कितना 23, उसके बाद 300 17। और चेक कर लेना, कॉपी पेस्ट ना करना, आपकी मेहरबानी। क्वेश्चन हम कर रहे हैं पहला पूरा प्रॉपर या दूसरा जो भी है, तो ये लिख के प्रॉपर आगे चले। नेक्स्ट आगे क्या कहता है, अगला कौन सा रह गया जी इधर, दो रह गए, एक डेप्रिसिएशन रह गई। चलो और डेप्रिसिएशन को करते हैं, इसको मैं बता दूं जरा, कैलकुलेटर पे लिख लें आप। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टोटल कितना था 108 डिवाइडेड बाय 35,000। 108 का एक्सपेंस है डिवाइडेड बाय 35,000। हाँ जी, मल्टीप्लाइड बाय आगे चेंज होगा, पहली दफा 20,000 है 62, एक मिनट 62, 108 का है एक्सपेंस, एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल बुक वैल्यू इनटू 20,000 कितना आता था बेटा 62 25। वो 25 कैसे आया, आपने 8,000 लिया, फिर 8,000 की जगह आपने लिया 3,000। हाँ जी 9,000 और 12। अच्छा आखिरी वेयर हाउसिंग कॉस्ट 98, तो 98 डिवाइडेड बाय टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 429 इंटू 365, ये 80। अगली दफा 365 की जगह आ जाएगा 46। 10 पॉइंट कितना था 11 हो गया, ठीक है। अगला 46 की जगह होगा 18 4 डैश। चले जी अब आप टोटल करें सारे का, सारे कॉलम्स का टोटल करें।
चलें शाबाश। ये सारी अमाउंट्स आती हैं बेटा, क्रॉस चेक कर लेना। हाँ भी जवान, कहाँ तक पहुंची है फौजे? पहले वाला का कर लिए कॉलम का टोटल 6 दिन, सॉरी 1290 जी। आगे बेटा भाई बताएं। 134 140 264। अब हमने इसको जीरो करना है। ये मेंटेनेंस को जीरो करना होता है। किसको जीरो करना होता है? मेंटेनेंस को। आए जरा, वो तो अब डाटा बताएगा। एक ही डिपार्टमेंट है यहाँ तो, रेसिप्रोकल नॉन रेसिप्रोकल का फटा ही कोई नहीं है ही एक डिपार्टमेंट ना। देखें यहाँ पे क्या कहता है। ये सवाल की इंग्लिश बच्चों को पेपर में समझ नहीं आई थी और सवाल इधर ही रुक गया था बेचारा। तो अगर आपको पेपर में ऐसा मसला हो तो आप उसको मारे गोला, दफा करें, जो समझ आता है ट्रीटमेंट करके आगे प्रोसीजर छाप आए। इस पॉइंट के नंबर कट भी जाएंगे तो कोई मसला नहीं। समझ आ गई है? मतलब आपको ये लाइन नहीं समझ आई, अब आप यहाँ बैठे हुए हैं कि मुझसे तो हो ही नहीं रहा, दवा करें इसको जीरो किसी भी तरह से करके आगे रेट शीट निकाल लें ताकि अगले नंबर मिले। इस लाइन का मतलब समझना है। वो कहता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हमारा सर्विस डिपार्टमेंट था। वो कहता है 80% ऑफ द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट टाइम, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो 80% टाइम है इज यूज्ड, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? इज द इन द मेंटेनेंस ऑफ, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का 80% टाइम मशीन्स की मेंटेनेंस पे इस्तेमाल हो रहा है। वेयर एज, जबकि द रिमेनिंग टाइम इज कंज्यूम, और उसका जो बाकी 20% टाइम है वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? बिल्डिंग की सफाइयों के लिए। यानी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट असल में दो तरह के काम कर रहा है। कितनी तरह के काम कर रहा है? मशीनों की मुरम्मत भी कर रहा है और अपने टोटल टाइम का 80%। बिल्डिंग की सफाई भी कर रहा है। अब उसने इसको 200 में क्यों तोड़ा है? एक्चुअली जो बिल्डिंग की सफाई है उस खर्चे को बिल्डिंग की किसी बेस पे तकसीम करेंगे, और वो जो मशीन की मेंटेनेंस है ना उसको कोई ऐसी बेस इस्तेमाल करेंगे जो मशीन की मेंटेनेंस के लिए सूटेबल होती है। बात समझ आई? क्योंकि दोनों की ये जो सेपरेट किया ना उसने, दोनों की बेस सेम नहीं है। ये दो छोड़ के 400 में भी तोड़ सकता था, 3 में भी तोड़ सकता था। अगर वो ये तोड़ता ना तो फिर मैं मेंटेनेंस की कोई ना कोई सवाल में बेस ढूंढता। अब उसने 80% की और बेस यूज होगी, 20% की बेस और होगी। 80% का ताल्लुक किसके साथ है? मशीन की मेंटेनेंस के साथ। इसके लिए दोबारा वही टेबल देखेंगे कि मशीन की मेंटेनेंस की बेस क्या होती थी। वो पीछे टेबल देखो जाके, मशीन की वो टेबल यहां पे भी इस्तेमाल हो सकता है सर्विस के लिए भी। मशीन की मेंटेनेंस के लिए क्या इस्तेमाल होती है? बेस। नहीं, प्रेफर्ड बेस तो मशीन आवर नहीं होती, पहले मेंटेनेंस आवर्स होती है, लेकिन पूरे सवाल में मेंटेनेंस आवर्स नहीं है। पूरे सवाल में मेंटेनेंस आवर्स मौजूद, तो मजबूरन आप क्या करेंगे? मशीन आवर्स की बेस पे 80% को एलोकेट करेंगे सर्विस को। जो बाकी 20% बिल्डिंग की सफाई का खर्चा होगा उसके लिए बिल्डिंग की कोई बेस इस्तेमाल करेंगे। बिल्डिंग की सफाई है ना, तो उसके लिए बेस क्या इस्तेमाल होगी? तो इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट तो एक ही है, उस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को कितने पार्ट्स में तोड़ा है? दोनों पार्ट्स की बेस सेम है कि अलग है? अगर बेस सेम हो ना, अगर बेस दोनों पार्ट्स की क्या हो, फिर ये तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के तमाम एक्सपेंसेस को दो पार्ट्स में तोड़ा है और दोनों पार्ट्स की जो बेस है वो डिफरेंट है। अगर मैं 3 पार्ट्स में तोड़ देता, कितने पार्ट्स में तोड़ देता? 3 पार्ट्स में तोड़ देता। मसलन मैं कहता ये जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है इसमें से कुछ एक्सपेंसेस का ताल्लुक एम्प्लॉयज की वेलफेयर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? तो वो तो फिर जो एम्प्लॉय की वेलफेयर के लिए खर्चा होता है उसकी बेस तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होता है, फिर तो वो 3 हिस्सों में टूट जाती। नई बात समझ आई?
ये पहली दफा आया था ऐसे सवाल के सर्विस डिपार्टमेंट एक है और उसके खर्चों को इस तरह तोड़वाया है कि कुछ खर्चे की बेस कोई और है, कुछ खर्चे की बेस कोई और है। तो मैंने खर्चे को जीरो करना है। क्या करना है? जीरो करना है। तो अब आपने ये पहले देखना है कि जीरो कैसे करना है। इसमें से 80% जो खर्चा होगा, हाँ जी, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो 80% एक्सपेंस है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो 80% एक्सपेंस है, उसका ताल्लुक उसकी बेस डिवाइड करने की क्या होगी? मशीन आवर्स। तो जो 264 का 80% क्या बनता है, जरा निकालिएगा। 211। और जो बाकी 20% बचता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का खर्चा या टाइम, उसका ताल्लुक बिल्डिंग की सफाई के साथ है, क्लीनिंग के साथ है। तो वो जो बाकी 20% है, मुझे नहीं पता, वो मेरा ख्याल है 53। अब आपने पहले 211 को डिस्ट्रीब्यूट करना है मशीन आवर की बेस पे, फिर आपने 53 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस बेस पे? फ्लोर एरिया की बेस पे। तो करें जी मशीन आवर की बेस पर इसको 211 को, 211 का एक्सपेंस है डिवाइडेड बाय मशीन आवर। हाँ जी, 40,000, 42 और 3, हाँ 45,000 पे डिवाइड करें। 211 डिवाइडेड बाय 45,000 टोटल मशीन आवर इनटू पहले के 40,000 हैं, क्या आता है? 180। अगले क्या है जी? 211 डिवाइडेड बाय 45 और 40,000 की बजाय अब आ जाएगा 2,000, 9 आ गया। इसके बाद 3,000, 14। अब आपने 53 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस बेस पर? फ्लोर एरिया पर। किस बेस पर? फ्लोर एरिया पर। यहां सुन ले अब जरा गौर से, लिखना छोड़ दे सब बच्चे, सब बच्चे लिखना छोड़ दें। हम किस डिपार्टमेंट को जीरो कर रहे हैं? सर्विस मेंटेनेंस को। अब मैंने ये 53 को जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये खर्चा कहाँ कहाँ जाएगा आपके ख्याल से? ये जाएगा इधर, इधर और इधर। किस बेस पे जाना है? तो इसका भी फ्लोर एरिया होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, लेकिन इसका फ्लोर एरिया दिया हो तो इग्नोर करें। किसका? जिसको जीरो कर रहे हैं। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का फ्लोर एरिया इग्नोर करें, क्योंकि अगर आपने वो इग्नोर ना किया तो उसमें कुछ खर्चा अनडिवाइडेड रह जाएगा। कुछ खर्चा क्या रह जाएगा? मैंने ये खर्चा कितने डिपार्टमेंट में लेके जाना है, लेकिन जो आपको क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है ना, वो 3 का नहीं दिया हुआ, एरिया कितनों का दिया हुआ है। तो इसको छोड़ के बाकी इन 3 का एरिया काउंट करना है आपने। चौथे का क्यों नहीं करना काउंट? अगर मैंने चौथे का एरिया काउंट करने बैठा ना, तो मेरा कुछ खर्चा क्या रह जाएगा? अनडिवाइडेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। समझ आ रही है आपको? जिस सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो करना होता है, अगर उसकी बेस दी हो जीरो करते हुए, तो जीरो करते हुए उसकी बेस को साइडलाइन कर दो। उसकी बेस को क्या कर दो? मशीन आवर में ये मसला नहीं आया था। मशीन आवर में देखिए इसके मशीन आवर थे ही नहीं, लेकिन फ्लोर एरिया तो सबका दिया हुआ है। अब आप अगर 53 को डिवाइडेड बाय 2,000 करेंगे ना, तो आपका कुछ खर्चा अनडिवाइडेड रह जाना है। मतलब मैं 53 का टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कितना लूं? अगर मैं 2,000 ले लूं तो गलत है। 2,000 क्यों नहीं लेना? क्योंकि वो जिसको मैं जीरो कर रहा हूं उसका एरिया मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। और जिसको जीरो कर रहे हैं उसमें क्यों लेके जाना खर्चा दोबारा? उसमें क्या जरूरत है? उसकी तो बेस की जरूरत ही नहीं। तो जो बच्चा 53 डिवाइडेड बाय 2,000 करेगा वो गलत है। हालांकि हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल बेस। अब यहाँ पे है टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल बेस ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स इन विच वी आर गोइंग टू ट्रांसफर। जिसमें हम सर्विस का खर्चा ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी बेस लो भाई टोटल, और जिसको जीरो कर रहे हैं उसकी बेस ले लोगे ना, ले सकते हैं, ले
जब आप लेंगे तो आपका ये खर्चा 53 पूरा नहीं हो रहा होगा, यानी तीनों को जमा करेंगे तो 53 का कुछ पोर्शन पूरा नहीं हो रहा होगा, वो फर्क रह जाएगा थोड़ा सा। आप परेशान हो रहे होंगे सर ये टैली नहीं कर रहा, फर्क क्यों है? वो फर्क इसलिए है कि जो चौथा आपने पोर्शन काउंट कर लिया ना, उसमें तो खर्चा जाने नहीं, उससे ही तो निकल रहा है। तो मैं यहाँ पे अब क्या काउंट करूंगा, 53 डिवाइडेड बाय, हाँ 1700, 53 डिवाइडेड बाय 1700 इंटू इंटू पहली दफा क्या आएगा, हाँ जी 1000, क्या आता है ये आंसर 31। असूल में अभी दोबारा बताता हूं, लेकिन आप इसको कर ले जरा, 53 डिवाइड बाई 1700 इंटू 30 इंटू 1000 कितना 31, अगला 13 9। अब आप इसका टोटल करें तो 53 पूरा होगा। अगर आपने 53 डिवाइडेड बाय 2000 किया तो फिर जो मर्जी कर लो, पूरा नहीं होना 53 को, वो 53 पूरा सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो करते हुए, सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो करते हुए उस सर्विस डिपार्टमेंट की बेस इग्नोर कर देनी है जिसको मैं जीरो करने जा रहा हूं। जिस सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो किया जा रहा है उसकी बेस इग्नोर करके अदर्स की टोटल बेस काउंट करनी है। जिस सर्विस को आप जीरो कर रहे हैं, जिस सर्विस को आप उसकी बेस छोड़ के बाकी सब में, जैसे मिसाल के तौर पर कैंटीन को जीरो कर रहा हूं मैं, कैंटीन किस बेस पे जीरो होगा बताओ, कैंटीन डिपार्टमेंट को जीरो करना है, किस बेस पे जीरो होगा, कैंटीन डिपार्टमेंट किस बेस पे जीरो होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ही है, कैंटीन एक्सपेंस हो या कैंटीन डिपार्टमेंट हो, किस बेस पे जीरो होगा, तो मैं कैंटीन के अपने एम्प्लॉय छोड़ के बाकी सारे एम्प्लॉयज काउंट करूंगा क्योंकि वो जीरो होने जा रहा है। जो डिपार्टमेंट जीरो होने जा रहा है उसकी बेस अगर दी भी हो तो उसको साइड लाइन करके अदर्स की टोटल बेस लेनी है, ये असूल है। किसको जीरो करने जा रहा हूं, कैंटीन को जीरो करने जा रहा हूं, तो कैंटीन के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज छोड़ दें। मेंटेनेंस को जीरो करने जा रहा था एरिया की बेस पे, तो मेंटेनेंस का एरिया छोड़ के बाकियों का एरिया काउंट करें टोटल में। ले जी, अब ये मुकम्मल हो गया स्टेप 1। चलो ये एफओएच कॉस्ट हर डिपार्टमेंट की आ गई, लेकिन मुझे तो रेट चाहिए था जी बच्चे। ये एफओएच कॉस्ट हर डिपार्टमेंट की आ गई, 752 जमा ये करके 970, अगला 156, 163 ले गई। ये एफओएच कॉस्ट आ गई डिपार्टमेंट हर एक की, और हमारा स्टेप 1 मुकम्मल हो गया। सवाल में मांगा क्या था, एफओएच का रेट मांगा था, तो अगला स्टेप 2 लिखिए जी, एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट्स इसकी बेस पे। हाँ जी स्टेप 2 लिखना है, इसके बाद हेडिंग दें स्टेप 2। और जवानों पता चल रहा है क्या कर रहे हैं घर से जो पढ़ रहे हैं, स्टेप 2 लिखना है। उसमें आपने एफओएच के क्या निकाल लेने हैं, रेट्स। तो हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं, तीनों का रेट अलग अलग निकालेंगे। पहले मशीनिंग का निकालेंगे, ऑफ मशीनिंग, और सूटेबल बेस नहीं बताएगी, तो 9,71,000। वो जो 3 सिफर कॉमन थे यहाँ पूरे लिखने हैं क्योंकि नीचे वाली फिगर राउंडेड नहीं है। ये अब यहाँ पे सारे थाउजेंड्स पूरे लिखने हैं जी। क्या बेस इस्तेमाल करनी थी, मशीन आवर लेबर आवर जी, 40,000। मशीन आवर राउंडेड नहीं थे इसीलिए ये मैंने पूरा जिसके साथ सिफर राउंडेड था ना वो भी लिख दिया, 40,000 मशीन आवर्स। तो ये आंसर आ गया पहला। मशीनिंग डिपार्टमेंट का रेट है 9,71,000 डिवाइडेड बाय मशीन आवर जी, 40,228 हो गया बस पर मशीन आवर। 2 डेसिमल से ज्यादा ना लिखें, बहुत ही जरूरत है कहीं पे तो 3-4 लिख लें, अदरवाइज 2 बहुत है। 2 डेसिमल 24.28। इसके बाद एफओएच का रेट निकाले,
असेंबली डिपार्टमेंट का। बच्चे ये पूछते हैं सर आपको कैसे पता चला कि ऊपर वाले सिफर लिखने हैं। एक्चुअली ये जो नीचे वाली फिगर है ना, ये राउंडेड नहीं थी, ये रुपए नहीं थे, उसने कहा था सिर्फ रुपए वाली फिगर राउंडेड है सवाल में, तो मैंने इसीलिए ऊपर वाली में भी राउंडिंग रिमूव की है। ठीक है, असूल है ना, असूल आना चाहिए। असेंबली डिपार्टमेंट में 1,56,000 था, ये 3 सिफर कॉमन थे। 1,56,000 डिवाइडेड बाय लेबर आवर है शायद जी, 8,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। पर आवर। एफओएच रेट ऑफ तीसरा क्या था, फिनिशिंग। चले, तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में था 1,63,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी, हाँ जी, लेबर आवर। क्या आंसर है, 10.19 पर लेबर आवर। ठीक है, नहीं ठीक। सवाल नंबर कौन सा किया है हमने ये, 17। अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें वो सर्विस को जीरो करने में कोई रेसिप्रोकल नॉन रेसिप्रोकल का फड्डा नहीं है, क्योंकि एक ही सर्विस है। रेसिप्रोकल नॉन रेसिप्रोकल का फड्डा तब आता है जब सर्विस डिपार्टमेंट एक से क्या हो, ज्यादा हो। इसके बाद हमने एक और सवाल करना है, अभी छुट्टी नहीं है, क्योंकि कल हमने खत्म करना है। तो सवाल नंबर 21 2021 की अटेम्प्ट का लेटेस्ट सवाल ये, अभी जो मैंने करा रहा हूँ ये पुराने पुराने थे, अब जरा लेटेस्ट एक सवाल करने लगे हैं 2021 का। नहीं सॉरी, सवाल नंबर 21 नहीं, सवाल नंबर 22, ये 2022 का सवाल है, स्प्रिंग 2022 का है नोट्स में आपके, कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। और जवान आज़ाद हो, कॉस्ट है, कॉस्ट में आज़ादी बहुत ज़्यादा है। ये कौन सा रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, एडा साफ सुथरा सी कर ले, इन्हें तो टाइम ही नहीं होना होते है। ये जितना आपने साफ कर लिया ना, ये सिर्फ घर में ही हो सकता है, उधर तो इतना भी टाइम नहीं मिलना। ये बड़े एच छोटे छोटे लिखने हैं आपने, तब भी सवाल पूरा। ये मैंने पहले भी बताया था, हमारे सब्जेक्ट में चैलेंज है कि सवाल पूरा, और बल्कि पूरा पेपर नहीं होता बच्चों से, इसीलिए आप मेंटली तैयार हैं कि आपने जिथे शॉर्टकट लगता है वजदा है ला दो, जान छड़ाओ सवाल को, छाप आओ सारा। जी जनाब, ये सवाल हमने करना है, 2022 का सवाल है। कौन से साल का सवाल है, ऑटम 2022 का। तो उम्मीद है आपको ये सवाल नजर आ रहा होगा। कैलिफोर्निया, मेरे नोट्स में भी है ये सवाल, नोट्स का 22वां सवाल है, ये आपने खुद करना है। बस इसमें फ्यूल कॉस्ट छोड़ दे, बाकी सब ये वाली लाइन छोड़ के बाकी आप डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाए। चले, चलो शाबाश, पढ़ो सवाल, फ्यूल को छोड़ देना बस, फ्यूल मैं कराता हूँ। फ्यूल का, फ्यूल की जगह छोड़ दे, मतलब फ्यूल लिख के ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मैं कराता हूँ, फ्यूल की डिस्ट्रीब्यूशन मैं कराता हूँ, बाकी सारा आप खुद करें, पढ़ें सवाल और करें प्लीज। हाँ जी, मशीन का ही है। करें शाबाश, बिस्मिल्लाह करें सवाल। आपने फ्यूल कॉस्ट का टोटल लिख देना है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट मैं करवाऊंगा, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट मैं कराऊंगा, बाकी चीजें खुद डिस्ट्रीब्यूट करें। हमेशा सवाल को पहले तसल्ली से एक दफा पढ़ते हैं, फिर शुरू करते हैं बच्चों, ताकि ये तो पता चले रेसिप्रोकल है नॉन रेसिप्रोकल है? शीट में कितनी चीजें हैं जो डिवाइड करनी है, कितनी पहले से डिवाइडेड है, पहले तसल्ली से सवाल पढ़ते हैं।
किस मेथड से करना है? हमेशा सवाल की इंग्लिश जो होती है ना, वहां से शुरू होता है सवाल। तुसी रकमा तो शुरू कर दे सवाल, ऊपर दिया हुआ है, लिखा हुआ है किस मेथड से करना है, ऊपर इंग्लिश की पहली लाइन से पढ़ते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन से कहा है उसने। अब जो बच्चा रिपीटेड से करेगा नंबर गवाएगा, शायद एक दो नंबर काट ले, वो मर्जी है उसकी। सारे नहीं कटते, सारे कभी भी नहीं कटते, ना सारे कटते हैं ना सारे मिलते हैं। मिलने वाला तो फिर भी चांस है, कटने वाला चांस सारे नहीं कटते, बहुत कम चांस है सारे कटे। सारे उसी के कटेंगे जिसने ब्लंडर, एक्स्ट्रा ब्लंडर लगाए हैं, जो महा गोंगलू बच्चा है। सारे कभी नहीं कटते, कटते हो ना तो कोई पास ही ना हो पोस्ट में। चलो शाबाश करो। फैक्ट्री रेंट की बेस होगी फ्लोर एरिया। फ्यूल कॉस्ट के मतलब उसने बताया हुआ है नीचे पैराग्राफ में, वो मैं बता देता हूँ। डेप्रीसिएशन की बेस यहाँ पे होगी मशीन आवर्स, क्योंकि और कोई एसेट ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, हीटिंग, इसकी बेस होती है एरिया। इलेक्ट्रिसिटी हो, लाइटिंग हो, हीटिंग हो, इसकी बेस होती है फ्लोर एरिया। अगर पीछे बेसिस में नहीं है तो ये लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की भी बेस एरिया होती है। वैसे तो लाइटिंग पॉइंट्स बननी चाहिए मेन, लेकिन लाइटिंग पॉइंट्स नहीं है। मशीन आवर्स, क्योंकि मैं मशीन की एज्यूम करूंगा। फ्लोर एरिया क्यों बनेगी? बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन तब लेते हैं जब बिल्डिंग अपनी हो। यहाँ पे किराया नजर आ रहा है ऊपर, रेंटेड बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन नहीं होती। अकाउंटिंग आनी चाहिए ना। ये देखो रेंट नजर आ रहा है, जब रेंट नजर आ रहा है तो इसका मतलब है इस इदारे ने बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है। रेंटेड बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन नहीं होती, ओन्ड बिल्डिंग की होती है, रेंटेड की नहीं होती डेप्रिसिएशन।
फैक्ट्री रेंट आने का मतलब ही ये है, बिल्डिंग रेंटेड है। तो पहले डाटा कॉपी करो, कॉपी करने के बाद कैलकुलेटर पकड़ के डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, सिर्फ फ्यूल कॉस्ट रह जानी चाहिए, बाकी अमाउंट्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें। हैं, रेंट है ये लिखा हुआ ऊपर, रेंट ऊपर है, रेंट, रेंट, ये रेंट, रेंट की बेस एरिया है भाई। हो गई। अच्छा, जो जो कर लिया है जिन्होंने, जरा वो मुझे बताएं। हमने रेट निकालना है, डिपार्टमेंटल एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट्स। तो सबसे पहले शीट बनाएंगे, बजटेड एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट। जी बच्चे, तो सबसे पहले एफओएच के एक्सपेंसेस कॉपी करेंगे, फिर अगला कॉलम होता है बेस, फिर मैं टोटल वाला कॉलम बनाता हूँ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के नाम है ए बी और ए सी, और सर्विस के नाम है एस ए और एस बी। ठीक है, और जवानों ठीक है। अच्छा, अब आपका जो पहला एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया हुआ था वो था फैक्ट्री रेंट, जिसकी बेस हम लेंगे फ्लोर एरिया, और रेंट एक्सपेंस की टोटल अमाउंट जो रुपीज इन थाउजेंड दी हुई है, तो रुपीज इन थाउजेंड 2500, इसको किसी ने डिस्ट्रीब्यूट किया हो? जी मुझे बता दें, अब आप तो कर चुके हैं जी। 1250, 938, 188, 187। चलो एक ज्यादा ना हो जाए ना जी। अगला टोटल यही बनना चाहिए 2500। ठीक है, फैक्ट्री रेंट के बाद अगला एक्सपेंस है फ्यूल कॉस्ट। तो उसके बारे में अभी मैं देखता हूँ, वैसे तो फ्यूल मशीन में इस्तेमाल होता है, तो मशीन रिलेटेड ही कोई बेस होनी चाहिए। तो फ्यूल कॉस्ट की टोटल अमाउंट कितनी है, लेकिन उसने नीचे बेस बताई हुई है 1800। तो इसको फिलहाल अभी कैलकुलेटर से करते हैं। फ्यूल कॉस्ट मुश्किल है बस इसमें, और तो कुछ नहीं। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन एज्यूम कर रहा हूँ, तो इसकी बेस में लूंगा मशीन आवर्स। मशीन आवर्स, बिल्डिंग की नहीं एज्यूम कर सकते डेप्रिसिएशन, क्योंकि ऊपर रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जब रेंट एक्सपेंस दिया हो तो बिल्डिंग हमारी अपनी नहीं होती। अपनी बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन होती है, किराए की बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन आप, तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन है 2000। किसी बच्चे ने इसको मशीन आवर से डिस्ट्रीब्यूट किया हो जी। 1290, 1294, आगे 706। बस नेक्स्ट आ जाएंगे जी। डेप्रिसिएशन के बाद इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लाइटिंग हीटिंग की रिप्लेसमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी इसकी बेस लाइटिंग पॉइंट्स होने चाहिए, ना हो तो फ्लोर एरिया के बेस पे कर लें इलेक्ट्रिसिटी को। 1100, अगर ये नोट्स में नहीं लिखी हुई इलेक्ट्रिसिटी तो आप ऐड कर लें इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग की जगह, लाइटिंग एक्सपेंस। जी कितना है ये ए बी? 550, 413, नेक्स्ट 82, 55, टोटल इतना ही आता है।
हाँ जी, ये टोटल कर लेंगे और यहाँ पर सर्विस की रीएलोकेशन होगी, सर्विस डिपार्टमेंट की रीएलोकेशन होगी। और किस मेथड से करनी है? साइमल्टेनियस इक्वेशन से, तो उसमें कोई तरतीब नहीं होती। साइमल्टेनियस इक्वेशन में पहले एस ए को डिवाइड कर लेंगे। हाँ जी, एस ए को 40, 40 और 20, बेस वाले कॉलम में 40%, 40% और 20। मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन मेथड जो होता है वो रेसिप्रोकल में इस्तेमाल होता है, वहाँ सीक्वेंस की कोई अहमियत नहीं, जिसको मर्जी पहले जीरो कर लो। तो मैं एस ए को करूँगा पहले जीरो, फिर मैं किसको जीरो करूँगा? एस बी को। उसकी परसेंटेजेस है 45%, 40 और 15। हाँ जी, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं परसेंटेजेस, 40%, 40% और 20%। इधर आएगा 40%, ओ सॉरी 45%, 40 और 15%। तो ये जीरो होना है और इधर अमाउंट्स आ जाएंगी। ठीक है, ये आएगी एफ ओ एच कॉस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट बगैर कैलकुलेटर के। अभी चलो आपने बता दिया, फॉर्मेट बना लिया जी। दूसरा स्टेप जो है, दूसरा स्टेप, उसमें एफ ओ एच के रेट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? एफ ओ एच के रेट्स। तो जो पहला डिपार्टमेंट है उसका नाम था, मेरा ख्याल है ए सी के बी। हाँ जी, एफ ओ एच रेट ऑफ ए बी। उसमें जो ऊपर हमने टोटल ये रुपीज रखने हैं, डिवाइडेड बाय क्या रखना है? जो बेस उसने कहा था वो रखनी है मशीन आवर्स। क्या रखनी है बेस? 22,000 मशीन आवर्स। वो भी निकाल लेंगे। दूसरा जो रेट है वो मेरा ख्याल है दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एसी का है। जो भी ये रुपीज आएंगे डिवाइडेड बाय बेस रखनी है लेबर आवर। लेबर आवर कितने थे एसी में? 10,000। ठीक है। हाँ भाई जवानों, अब सिर्फ मसला किस कॉस्ट का है? फ्यूल कॉस्ट का। और एक मसला है इक्वेशन का। किसका मसला है? फ्यूल कॉस्ट का और साइमल्टेनियस। जी, क्या कहता है फ्यूल के बारे में? फ्यूल जो मशीनों पे इस्तेमाल होता है 18 लाख रुपए का, 1800 का। कहता है द पर आवर फ्यूल कंजम्पशन ऑफ मशीन्स। कहता है जो मशीनों में फ्यूल कंज्यूम होता है ना, मशीनों में जो फ्यूल कंज्यूम होता है उसका जो पर आवर है, टोटल की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है? पर आवर जो फ्यूल कंज्यूम होता है मशीन्स में, वो जो डिपार्टमेंट ए सी में फ्यूल कंज्यूम होता है पर आवर, वो 50% ज्यादा होता है डिपार्टमेंट ए बी की मशीन के मुकाबले में। यानी जितना ए बी में फ्यूल कंज्यूम होता है ना पर आवर, पर आवर ए सी में उससे 50% ज्यादा कंज्यूम होता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो हमारे पास असूल होता है किसी चीज को 50% बढ़ाने का असूल, याद रखें। मसलन अगर मैंने 2,000 को 50% बढ़ाना ना, समझा रहा हूँ ऐसे ही, तो 2,000 को 50% बढ़ाना होना तो हम देसी तरीका नहीं लगाते कि 2,000 का पहले जरा 50% किया, जो जवाब आया जमा। ये नहीं करना होता, ये अच्छा तरीका नहीं है। हम जो तरीका अपनाते हैं किसी चीज को 50% बढ़ाने के लिए, वो होता है क्या कर दो उसको 1.50। ठीक है, ये तरीका चलता है। किसी चीज को 20% बढ़ाना हो तो मैं क्या करता हूँ, ओरिजिनल फिगर मल्टीप्लाइड बाय 1.20, शॉर्टकट है। किसी चीज को 10% कम करना हो तो मैं ओरिजिनल फिगर इन 2.90। समझ आ रही है बात आपको? आइंदा से ये तरीका आपने जेन में रखना है। अब उसने कहा था जो डिपार्टमेंट ए बी में रेट है पर आवर, ए बी में जो रेट है पर आवर, ए सी में ए बी के मुकाबले में 50% ज्यादा है। समझ आ रहा है आपको? तो इसका मतलब है जो ये फ्यूल कॉस्ट है इसके अंदर ये रिलेशन पाया जाता है। उसने टोटल के मुतालिक कहा है कि पर आवर के मुतालिक रिलेशन बताया है। अगर टोटल के मुतालिक होता फिर यहाँ पे ये ना लिखा होता, फिर उसने पता क्या लिखा होना था
The fuel consumption in machine of machining department AC is more than 50% more than the fuel consumption of machine in AB, ये लिखा होता। फिर उसमें क्या होता, 18 लाख में टोटल लिखने लगा हूँ, 18 लाख की टोटल फ्यूल कॉस्ट है, किसमें ज्यादा है, AC में किससे ज्यादा है, इसका मतलब है जो बेस है वो AB डिपार्टमेंट है, AB डिपार्टमेंट में जितना फ्यूल कॉस्ट है AC में उसमें 50%, मुझे वो पता ही नहीं। अगर ये ना लिखा होता पर आवर तो मैंने ऐसे करना था, AB का फ्यूल X रख लेता और AC का फ्यूल क्या रख लेता 1.50x, तो ये सॉल्व हो जाना था, X निकाल लेता और वो 1.5, ठीक है, ये इक्वेशन बननी थी। लेकिन यहाँ उसने क्या कहा है, उसने पर आवर को बेस बनाया, किसको बेस बनाया, टोटल रकम को नहीं बेस बनाया, 50% टोटल का ज्यादा नहीं है, पर आवर का ज्यादा है। अब मुझे जो X और वो रखना है ना 1.5x, वो पर आवर रेट को रखना है, कौन से रेट को रखना है, पर आवर रेट को। समझ आ रही है मेरी बात, अगर ये पर आवर ना लिखा होता तो ये इक्वेशन बननी थी, ये x किसका था, ये होता फ्यूल कॉस्ट ऑफ AB, और ये 1.5x क्या था, फ्यूल कॉस्ट ऑफ AC। AB और AC दोनों की फ्यूल कॉस्ट मिलाएं तो, क्योंकि इनमें तो मशीनें हैं ही नहीं ना, इनमें तो मशीनें हैं नहीं, तो इनमें तो फ्यूल लगता ही नहीं, फ्यूल लगता ही AB और AC में है, क्योंकि वहां मशीनें हैं, जहां मशीनें ही नहीं है वहां पे फ्यूल कहाँ लगना है। समझ आ रही है बात आपको, तो इसीलिए इसमें AB का जो फ्यूल है उसके मुकाबले में AC में जो फ्यूल है वो 50% क्या है, ज्यादा है। अब मैं इसको X को चेंज करने लगा हूं, पहले मैंने जो X लिया था उसका मतलब था टोटल फ्यूल कॉस्ट ऑफ AB, और ये थी टोटल फ्यूल कॉस्ट ऑफ AC, और 50% उसको ज्यादा किया था। अब उसने कहा नहीं जी पर आवर, किसको कहा उसने, पर आवर। तो मैं अब यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, ये पर आवर की वजह से, ये वाले लफ्ज की वजह से, ये लफ्ज मौजूद है जो पर आवर, मैं यहाँ पे रखूंगा फ्यूल कॉस्ट पर आवर फॉर AB, और फ्यूल कॉस्ट पर आवर फॉर AC, किसकी ज्यादा है, AC की AB से, तो AB को X रखूंगा पर आवर को, और इसको क्या रखूंगा 1.5 या 1.50x। अच्छा अब ये टोटल है पर आवर है, ये पर आवर है, अभी टोटल नहीं है ये पर आवर है। अब उसने टोटल को X और वो नहीं रख पाया, उसने पर आवर को रख पाया है, लेकिन जो मेरे पास फ्यूल कॉस्ट मौजूद है ना ऊपर, वो टोटल मौजूद है। तो ये जो AB है और AC है, इन दोनों की फ्यूल कॉस्ट अगर मैं जमा कर लूं, टोटल फ्यूल कॉस्ट अगर मैं जमा कर लूं, तो पूरी कंपनी की टोटल फ्यूल कॉस्ट आ जाएगी, ये 18 लाख है। अगर मैं यहाँ पर ये x और प्लस 1.5x कर दूं तो ये गलत है, क्योंकि ये भी चीज पर आवर है, ये भी चीज क्या है, तो इसको इनटू आवर्स करना पड़ना है, इनटू क्या करना पड़ना है, और मशीन आवर्स। तो AB के मशीन आवर थे, हाँ जी, AB के कितने मशीन आवर थे, मेरा ख्याल है 22,000 और 12,000, तो ये ऐसे होगा 22,000x, और ये क्या होगा। अब बच्चे पूछते हैं कि ये आपने क्या किया है, ये क्यों किया ऐसे, एक्चुअली मैंने क्या किया है, मशीन फ्यूल कॉस्ट पर आवर को इनटू मशीन आवर किया, तो ये टोटल फ्यूल कॉस्ट आ गई ये भी की, फ्यूल कॉस्ट पर आवर इनटू मशीन आवर। अब ये टोटल फ्यूल कॉस्ट आएगी AC की, ये टोटल फ्यूल कॉस्ट आएगी AB की, तो ये इक्वेशन बनेगी 22,000x प्लस 12,000 इंटू 1.5x इज इक्वल टू 18 लाख। अब आप x और 1.5x निकालें या जो भी निकालना है करें जी, क्या आता है, ये इक्वेशन यूज होगी। खाली x और 1.5x क्यों नहीं किया, वो जो x और 1.5 है वो पर आवर है, और ये जवाब टोटल में 18 लाख, 18 लाख पर आवर होता ना, तो फिर को किसको, तब भी हो सकता था हाँ,
तब फिर वो ऐसे हो सकता था, क्या नाम है, x प्लस 1.5x, जो आसान लगे, मैथ है ना। x क्या आता है? अब ये 45 का मतलब पता है क्या है? 45 रुपीज पर मशीन आवर। और 1.5x का क्या मतलब है? 67.5 आएगा। ये AB डिपार्टमेंट में है, ये AC डिपार्टमेंट में फ्यूल कॉस्ट है। ये AB में है, ये किस में है? AC में है। और हमें यहाँ पे पर आवर नहीं लिखनी, हमें इसको डिवाइड करके लिखना है। तो क्या होगा? AB में 45 रुपए पर आवर है, इंटू 22,000 मशीन आवर है। और डिपार्टमेंट AC में कितनी है पर आवर? ये इससे 1.5 टाइम ज्यादा है। उसकी बताई हुई इसके मुताबिक कंडीशन पर आवर पे थी। ये जो जवाब आएंगे अगर आप इसका टोटल करेंगे तो 18 लाख के बराबर आना चाहिए। ये रकम अब पता नहीं क्या आती है। नहीं, ये कितनी आती है? 9,90,000। और ये 8,10,000। 990 और ये फ्यूल कॉस्ट टूट गई है। बड़ा आसान लग रहा था बच्चों को, जो x प्लस 1.5x था वो ऐसे नहीं होना था। वो पर आवर के लिए बताया हुआ है क्वेश्चन में, दी फिगर किस में हुई है? टोटल में। तो आपको ये इक्वेशन बनानी पड़नी थी। ये देख लो मैंने कैसे बनाई है, थोड़ा काम लेंथी है। इन्होंने वैसे कहा है कि आसान करें सर, 18 लाख को डिवाइडेड बाय 34,000 करें। 34 कहाँ से आया है इन्होंने? 22 जहाँ, तो ये पर आवर आ जाएगा। फिर वो इक्वेशन चल जाएगी पुरानी वाली जो मैं बना रहा था पहले। क्योंकि पर ये वाली जो इक्वेशन है ना, 18 लाख, ये काट रहा हूँ, ये नहीं है सही। और वो टोटल में है और वो पर आवर के मुतालिक है। तो फ्यूल कॉस्ट तोड़ के आ रही है 990 और 810, डिवाइड करके क्या आ रही है? 990। ये पेपर में नहीं हुई थी लोगों से, ज्यादातर बच्चे कुछ और करके आए थे। मेरा ख्याल है 12 लाख और 6 लाख इस तरह कुछ किया था, ये 6 और 12। ज्यादातर बच्चों ने पेपर में ना 6 लाख और 12 लाख किया था ताकि 18 पूरा हो जाए। 6 लाख और 12 लाख, वो टोटल को आपने 1.5 टाइम किया, पर आवर को नहीं। जिनका जवाब 6 लाख और 12 लाख है ना, उन्होंने क्या किए, उन्होंने कहा टोटल अमाउंट 1.5 टाइम है। वो उसके लिए ठीक थी क्वेश्चन के लिए। हाँ, जिन्होंने FSC में मैथ पढ़ा होगा। कॉस्ट में कई ऐसे मकाम आएंगे जिन्होंने सही QM भी पढ़ा होगा, वो भी कर लेंगे। FSC वाले नहीं चाहिए, QM वाले चाहिए। FSC में तो बहुत मैथ पढ़ा है, एडा तो चाहिए ही नहीं। जिन्होंने QM में, या जिन्हें सिर्फ इक्वेशन आती है, समझ आ रही है, जहाँ फंस जाए इक्वेशन बना ले। हम्म। हाँ, लेकिन अब आपको अननोन फिगर्स के लिए जब ना हो तो एक्स पे जाना है, ये असूल है। जो फिगर आपको चाहिए, पर आवर नहीं था रेट, तो हमने उस पर चले गए, एक्स पे चले गए। और जिंदगी एक्स से बेहतर कुछ नहीं है। ठीक है, एक्स। जी बताओ भाई, टोटल करो, दसो पाइन ताड़ी मेहरबानी। अगे तो सिर्फ जमा तफरी करना, जल्दी करो जल्दी, टाइम कम है। ये 7400 है। 3094, सॉरी 2057 जी। अब ये इक्वेशन भी बनानी है, ये गलत है सारे। सेकंड वाले में क्या है? 3094 नहीं है, 4084। अगला क्या है? 2867। तीजा चेक करो। चलो भाई जवानो, अब इक्वेशन कैसे बनेगी?
इक्वेशन कैसे बनेगी? किसी को आती है इक्वेशन बनानी? हाँ जी बताओ। एस ए की और एस बी की दोनों की बनानी है, कोई बता सकता है मुझे? बोलना है। हाँ ये इक्वेशन बनेगी एस ए की 269 प्लस उसमें परसेंटेज कितनी नजर आ रही है नीचे? 15% फ्रॉम एस बी। और एस बी की इक्वेशन क्या बनेगी? 180 जमा 20% फ्रॉम एस ए। लो जी, तो एस ए और एस बी की ये वर्किंग लिख लें इसके ऊपर, W1 W2। तो ये वर्किंग टू से एस ए और एस बी को आपने सॉल्व करना है। चले, तो कोई बच्चा मुझे बता सके एस ए का क्या आंसर आता है? 30। और एस बी का? इन रकमों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो इक्वेशन के आंसर आते हैं ना इनको जीरो करना है। गलत ना बताना यार। जी बाकी लोग भी करें, वो इस पे डिबेट है, वो कहते हैं गलत है ये इनका। इसका मतलब मैं मिटा दूं फिर इसको? चलो आप लोग चेक करें क्या आता है। 305 है। SA 305। और SB? जी, जो बच्चा कर ले वो जरा बता दे क्या आता है। ये सवाल जरा लेटेस्ट ईयर्स का है, ये जरा आपने एक दफा दोबारा जाके जरूर करना है। खाली ये नहीं है कि क्लास में कर लिया तो समझ आ गया, मसाइल फिर आएंगे आपके दिमाग में कुछ और। क्या आता है? यही आता है 305 और 241। तो इनको ऊपर जाके 305 और 241। तो 305 का 40% इधर आएगा, 122, 122, 61। 241 का 45%, 109। आगे जी, लो जी, ये अब आपका आंसर है स्टेप 1 का। 4315 और आगे 000 राउंडेड को लगा दिया। लो जी, आंसर अब आप खुद लिख लें। इस सवाल में सिर्फ फ्यूल कॉस्ट का पॉइंट था, बाकी तो सवाल में कुछ नहीं है। फ्यूल कॉस्ट लोगों से नहीं निकली थी। थ्री 308.5 पर लेबर आवर, ये आंसर है। ऊपर वाला क्या है? 0.14 पर मशीन आवर। लो जी, आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं? ठीक। अच्छा जी, आज आपका थोड़ा काम ज्यादा है। आज आपको रात लगानी पड़नी है प्रैक्टिस के लिए। समझ आ रही है?
ये ना हो कि आप ऐसे ही आ जाएं, लाइन दिखाएं। मैं आपको बताता हूँ जो आप सवाल कर सकते हैं आप सारे, बाकी आपकी मर्जी है जितने करने हैं। तो आज जरा आपने पढ़ना पढ़ाना है, तो मैं बता देता हूँ कि आप कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं। हम जो कर चुके हुए हैं, हम जो ऑलरेडी कर चुके हैं जी, चाहे रीडिंग करके किए हैं या जैसे भी। क्वेश्चन 2 हो चुका हुआ है, क्वेश्चन 5 हो चुका हुआ है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नहीं वो बेसिस नहीं, वो नहीं हुआ नहीं अभी वैसे। 4 को नहीं मैं काउंट करता। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हुआ है, कल दिया, कल परसों दिया था। अच्छा, 8 भी हो गया हुआ है। हो गए का मतलब है क्लास में डिस्कस हो गए। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर जो करना है, क्वेश्चन 13, हाँ जी, क्वेश्चन 16, ये लाजमी करना है। ये अच्छा सवाल है। ये 6 13 करे ना करे, बड़े हल्के सवाल है। 16 लाजमी करना है। कल देंगे फिर आपको बाकी, और बस ये 3 है, इनमें से अब जो आप करना चाहें। क्योंकि अब जो मैं कल करवाऊंगा ना सवाल, कल आखिरी दिन क्यों है, आपका जो ये वाला टॉपिक है FOH का, इसमें सवाल आता है या सिंगल रेट में से या डिपार्टमेंटल में से। और डिपार्टमेंटल में से या शीट और रेट आता है या शीट और वेरिएंस आता है। तो कल जो मैं सवाल कराऊंगा उसमें शीट और वेरिएंस होगा। शीट और एक्चुअल शीट बनानी है कल, ठीक है। 13 कौन सा, उसमें शीट बना के वेरिएंस नहीं है, रेट निकालना है। वेरिएंस वोरियंस तो पहले पढ़ा हुआ है ना सिंगल रेट में, लेकिन शीट बना के वेरिएंस नहीं है। 13वें में वेरिएंस होगा, वो तो वेरिएंस तो शायद किसी और में भी हो। तो ये 6 13 और 16 लाजमी करना है, या मेन करना ही 16 है आपने, ठीक है। तो बाकी वो देख लीजिएगा। कल फिर हम जो करेंगे ना उसके बाद जो रह जाएंगे वो सारे फिर आपने करने हैं, 1 दिन में 2 दिन में। और मसाइल पूछते रहें बाद में, जितने दिन मर्जी पूछें, ठीक है। टेस्ट अब आपका कब होगा, टेस्ट आपका कब होगा, आज क्या दिन है, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को होगा टेस्ट। सैटरडे को कब होगा, छुट्टी करने वाले के साथ जुल्म होगा, टेस्ट ना देने वाले के साथ। और ऑनलाइन वालों की रिकॉर्डिंग शिकॉर्डिंग बंद हो जाती होती है, तो इसीलिए आपने उस्ताद मोहतरम को इजी नहीं लेना। टेस्ट में मैं बदीद हो जाता हूँ, ये पकड़े किसके हैं, मैं खुद कह रहा हूँ मैं बदीद हो जाता हूँ। फिर आपने कहना है सर वैसे तो इतने गुस्से वाले नहीं लगते, ठीक है। तो सब बच्चे जो ऑनलाइन वाले हैं वो व्हाट्सएप करेंगे, करके PDF से कैम स्कैनर से स्कैन करेंगे और तरतीब से पेज नंबर लिख के ऊपर PDF में भेजना है, पिक्चर में नहीं। कहाँ जमा कराना होता है, कैंपस इनसाइड व्हाट्सएप पे देना होता है। चलो बस ठीक है, जो ऑनलाइन वाले हैं वो व्हाट्सएप पे भेज दें। तो कुछ ऑनलाइन वाले तो अभी बहुत पीछे होंगे, उनका तो कोई हाल नहीं, वो तो अगली अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो ऑनलाइन वाले या फिजिकल वाले इस अटेम्प्ट की तैयारी करना चाहते हैं वो जरूर टेस्ट दें, ठीक है। चलें ओके, फिर अल्लाह हाफिज। अगली अटेम्प्ट के लिए कुछ कर रहे हैं वो तो फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज।